चलिए, तो आज हम परासरण को समझते हैं कि परासरण क्या होता है, फिर इसके बाद में परासरण दाब क्या होता है वो बताएंगे। तो परासरण को समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक टब ले रहा हूँ। मैं इसमें मान के चलिए मैंने जल जो है उसको भर दिया हुआ है। ये जल भरा हुआ है इसके अंदर में, और मैंने फिर एक थिसिल कीप लिया हुआ है। वो जो थिसिल कीप है टोटीदार कीप रहेगा इसमें, ये ऐसे। तो इसमें मैंने नमक का विलयन भर दिया हुआ है। इसमें ये NaCl का विलयन है, नमक का विलयन है इसमें। और मैंने इसके मुंह पर यहाँ पर एक झिल्ली बांध के रख दिया है। वो झिल्ली कहलाता है अर्धपारगम्य झिल्ली। ये ऐसा मैंने इसमें झिल्ली को डाल दिया, बांध दिया इसमें। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो कीप है इसको उल्टा इसमें लटका दे रहा हूँ। इस प्रकार से ये उल्टे इसको लटका दिया। चलिए देखिए, तो सामान्य प्रक्रिया में अगर यहाँ पर ये अर्धपारगम्य झिल्ली ना हो करके सामान्य कपड़ा होता या फिर कोई चीज़ जो अर्धपारगम्य रहेगा उसको अगर मैं यहाँ पे बांधूँ तो क्या होता भाई, यहाँ पर जो ये विलयन जो है NaCl का जो विलयन है, उस विलयन के जो अणु हैं वो झिल्ली को पार करके वो यहाँ जल में आने लगता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका जो तल है, ये जो कोनिकल फ्लास्क मैंने इसमें जो लिया हुआ है, थिसिल क्लिप लिया हुआ है, इसमें थिसिल कीप जो लिया हुआ है, इस थिसिल कीप में जो विलयन है उसके जो सतह की जो ऊंचाई है वो ज़्यादा है। और हम जानते हैं कि कोई भी द्रव जो होता है उसमें हमेशा अधिक ऊंचाई वाले तल से, अधिक सतह वाले तल से क्या होता है, वो हमेशा वो कम ऊंचाई वाले सतह की ओर स्वतः प्रवाहित होता है, जब तक कि दोनों की तल जो होता है वो समान ना हो जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता, ये जो NaCl विलयन जो होगा वो इसको झिल्ली को पार करके वास्तव में जल में आने लगता। लेकिन यहाँ पर जो ये अर्धपारगम्य झिल्ली बंधा हुआ है, वो अर्धपारगम्य झिल्ली जो है ऐसा होने से रोक देता है। NaCl के विलयन को, के कण को वो H2O में आने से रोकता है, बल्कि यहाँ पर उल्टा होता है। जल के जो अणु होते हैं वो इस झिल्ली को पार करके वो विलयन में जाने लगता है। NaCl जो विलयन है उसमें, अर्थात किसमें, फ्लास्क जो होता है इसमें, कोनिकल फ्लास्क जो है उस फ्लास्क में ऊपर ये चढ़ने लग जाता है। ये जो है प्रॉपर्टी जो दिख रहा है आप लोगों को, ये अर्धपारगम्य झिल्ली के कारण ऐसा हो रहा है। ये झिल्ली यहाँ जो बंधा हुआ है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली जो होता है वो हमेशा विलायक के अणुओं को विलयन में जाने देता है। ये विलायक है, जल जो है विलायक है और NaCl इसमें विलयन है। तो विलायक के कणों को, अणुओं को क्या होता है, ये विलयन में जाने देता है, विलयन के कणों को विलायक में आने नहीं देता है। या इस बात को आप ये कह सकते हैं कि अगर मान के चलो मैं दोनों, अगर मैं यहाँ पे विलयन लेता तो कम सांद्रता वाले विलयन जो होगा उसके कणों को वो अधिक सांद्रता वाले विलयन में जाने देता है, उल्टा जाने नहीं देता है। ये गुण केवल किस में पाया जाता है, अर्धपारगम्य झिल्ली में पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में, ये जो झिल्ली होता है, जैसे कि आप सामान्यतः से देखते हो प्याज के जो दो छिलके होते और छिलके होंगे उसके बीच में एक झिल्ली रहता है। अंडे का जो छिलका निकालेंगे तो वहाँ पे सफ़ेदी वाला पतला सा झिल्ली रहता है, वही अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। जंतुओं में भी पाई जाती है, प्राणियों में भी पाई जाती है। हमारा जो ये ऊपर का जो स्किन है वो भी एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो प्राकृतिक रूप में जो झिल्लियाँ मिलती है, सेलुलोज की पत्ती है, तो ये सारे जो प्रकृति में जो पाए जाने वाले जो अर्धपारगम्य झिल्ली होता है वो बहुत ही पतला होते हैं, जल्दी से फट जाते हैं। तो इसके जगह में हम लोग क्या करते हैं, प्रयोगशाला में ये प्राकृतिक या वनस्पतिक झिल्ली का उपयोग न करके हम लोग प्रयोगशाला में
बनाया गया झिल्ली उपयोग करते हैं। उसके लिए हम लोग कॉपर फेरोसाइनाइड जो होता है, इससे बना हुआ हम लोग झिल्ली का उपयोग करते हैं। Cu2Fe(CN6) कॉपर फेरोसाइनाइड का बना हुआ यहाँ पे झिल्ली का हम लोग यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये झिल्ली जो है प्रयोगशाला में बना होता है, कितना भी दाब पड़े उसके बावजूद भी ये फटता नहीं है। ये सब झिल्लियाँ जो होता है जो प्रकृति में पाई जाती है, वो प्रकृति में पाए जाने वाला जो झिल्लियाँ होती है वो जैसा ही थोड़ा सा दाब पड़ता है वैसे फट जाती है। इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रयोगशाला में जो बनाई गई जो झिल्ली होता है उसको उपयोग करते हैं। यहाँ पर मैं चाहूँ तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली जो है, इसका परिभाषा भी आपको इसके हिसाब से आप कर सकते हो। अर्धपारगम्य झिल्ली जो होता है ऐसा वनस्पतिक या जंतुक झिल्ली होता है जो विलायक के अणुओं को विलयन में जाने देता है, या फिर कम सांद्रता वाले विलयन के कणों को वो अधिक सांद्रता वाले विलयन में जाने देता है। ऐसा झिल्ली कहलाता है अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाता है। एग्जाम्पल दे दिया मैंने आप लोगों को। तो यहाँ पर ये जो कम सांद्रता वाले विलयन के कण जो है वो अधिक सांद्रता वाले में जा रही है, या जल के जो अणु हैं, विलायक के अणु जो है वो झिल्ली को पार करके स्वतः वो विलयन में जा रही है, यही क्रिया कहलाता है परासरण कहलाता है। जब हम लोग एक विलायक और विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग अलग रखते हैं तो विलायक के जो अणु होते हैं वो झिल्ली को पार करके स्वतः विलयन में जाने लगता है, या फिर कम सांद्रता वाले विलयन के जो कण होते हैं वो झिल्ली को पार करके अधिक सांद्रता वाले विलयन में जाने लग जाता है। यही क्रिया कहलाता है परासरण की क्रिया कहलाता है। तो ये जो परासरण की जो क्रिया होता है हमको दैनिक जीवन में बहुत सारी जगह हमको देखने को मिल जाती है। जैसे एक सूखा बीज है, उस बीज को जब हम लोग गीली मिट्टी में डालते हैं, अभी बरसात का सीजन भी है, तो क्या होता है, ये जो परासरण की क्रिया होती है, इस परासरण की क्रिया में चूंकि यहाँ पे गीली मिट्टी है तो इसकी जो सांद्रता है वो कम हुआ, और सूखा बीज है तो इसकी सांद्रता अधिक हुआ। तो परासरण की क्रिया में क्या होगा, ये जो बीज के ऊपर में जो छिलका होता है, झिल्ली जो होता है, वो अर्धपारगम्य झिल्ली हुआ। हर बीज का जो बाहरी आवरण होता है वो अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करता है। तो यहाँ पे जल के जो अणु होगा, इसमें जो मॉइस्चर रहेगा, नमी जो रहेगा, गीली मिट्टी में जो नमी रहेगा वो क्या करेगा, झिल्ली को पार करके बीज के अंदर चले जाता है। परासरण की क्रिया होती है। तो उस परासरण की क्रिया से क्या होता है, ये बीज जो है उसके अंदर जब जल जाती है तो वो फूल जाता है, और फूल करके फिर बाद में यहाँ से अंकुरित हो जाती है। तो बीजों का जो अंकुरण हो रहा है वो परासरण की क्रिया के द्वारा हो रहा है। इसी प्रकार से दूसरा हमको NaCl का जो विलयन होता है, नमक का जो विलयन है, NaCl का जो विलयन होगा, इस विलयन में जब हम लोग रक्त कणिकाओं को डाल देते हैं, जो रक्त में जो कणिकाएं होता है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, उन कणिकाओं को इसमें जब डालेंगे तो वो कणिकाएं जो है वो फूल करके बड़ी हो जाती है। यहाँ पे भी परासरण की क्रिया हो रहा है। परासरण की क्रिया यहाँ पे भी सेम ये जो प्रक्रिया बताया था वैसी हो रहा है। लेकिन इसी विलयन में जब हम लोग अंडे को डाल देते हैं तो अंडा जो है वो सिकुड़ जाता है। यहाँ पे भी परासरण की क्रिया हो रहा है। ये जो अंडा जो है, इस अंडे में क्या हो रहा है, उसमें जो सफ़ेदी वाला जो भाग होता है, उसका जो अंडे में जो सफ़ेदी वाला जो भाग होता है उसकी सांद्रता कम होती है, और जो नमक का जो विलयन है उसकी सांद्रता अधिक होती है। तो उसके कारण में क्या होता है, ये जो यहाँ से जो अणु होते हैं, अंडे के अंदर से सफ़ेदी भाग वाला जो अणु होता है, वो अणु जो है वो झिल्ली को पार कर लेता है, और झिल्ली को पार करके वो बाहर विलयन में आने लग जाता है। इसके कारण में इसका आकार जो है तो सिकुड़ जाता है ऐसा। तो ऐसा और भी बहुत सारे दैनिक जीवन में हमारे पास है एग्जाम्पल, जिसके कारण में हम लोग परासरण को दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर एक और है इसमें परासरण दाब। इसी के साथ साथ में मैं परासरण दाब भी बता देता हूँ आपको। तो ये जो अभी परासरण की जो क्रिया हो रही है, इस क्रिया को अगर हमको रोकना है, ये यहाँ पे मैंने इस बार ये बिना टोटीदार कीप लिया हुआ है ऐसा। तो यहाँ परासरण जब होगा तो परासरण से क्या होगा, ये जल के अणु जो उसमें है वो ऊपर जाने लगेगा। अब अगर मुझे रोकना है तो अगर मैं इस कोनिकल फ्लास्क में यहाँ पे एक पिस्टन लगा देता हूँ, और वो पिस्टन के द्वारा इसमें मैं दाब आरोपित कर देता हूँ, तो अगर मैं दाब आरोपित करूँगा तो अब जल के जो अणु होंगे, विलायक के जो अणु होंगे, वो झिल्ली को पार करके विलयन में जा नहीं पाएंगे।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं मिलेगा उनको, ऊपर आयतन में वृद्धि नहीं हो पाएगा इसमें विलयन के। तो विलयन के आयतन में वृद्धि नहीं हो पाने के कारण में क्या होगा, अब जो जल के जो अणु होगा, विलायक का जो अणु होगा, वो विलयन में जा नहीं पाएगी। तो यहाँ पे परासरण की क्रिया रुक गई। तो उस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए हम पिस्टन के द्वारा यहाँ पे जो विलयन में जो दाब आरोपित कर रहे हैं, वही दाब उस विलयन का परासरण दाब कहलाता है। इस प्रकार से हम परिभाषा लिख सकते हैं कि जब किसी विलायक को उसके विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रखा जाता है, तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन में आरोपित किया गया अतिरिक्त दाब, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन में आरोपित किए जाने वाला जो अतिरिक्त दाब होता है, वही अतिरिक्त दाब उस विलयन का परासरण दाब कहलाता है। तो ये जो परासरण दाब है, इसको हम लोग दर्शाते हैं पाई के द्वारा, पाई से दर्शाते हैं। ये परासरण दाब किसी भी विलयन जो होता है उसका परासरण दाब कितना होता है, ये हमको बताया था वान हाफ महोदय जी ने। वान हाफ के अनुसार किसी भी विलयन का जो परासरण दाब होता है, पाई का जो मान होता है वो CRT के बराबर होता है। पाई का जो मान होता है यहाँ पे CRT के बराबर होता है। C जो है यहाँ पर मोलर सांद्रता कहलाता है। विलयन जो है उसमें विलयन की ये मोलर सांद्रता ये है। R जो है सभी लोग जानते हो, सार्वत्रिक गैस नियतांक है ये, सार्वत्रिक गैस नियतांक है ये। और T जो है वो इसमें परम ताप है। तो इस प्रकार से यहाँ पे किसी भी विलयन का परासरण दाब जो था, वो पाई का जो मान होता है वो CRT के बराबर में होता है। यहां पर R सार्वत्रिक गैस नियतांक पहले से मालूम है हमको कि गैस नियतांक है। अब अगर मैं यहाँ पे T के मान को नियत मान लेता हूं, यदि मैं ले लेता हूं, यदि परम ताप T जो है वो नियत ले लेता हूं, तो ऐसी स्थिति में R और T दोनों नियत हो जाएगा। ये दोनों नियत है, इसको मान के चलो मैं K मान लेता हूं यहाँ पे। तो इसके जगह में मैं K मान लूं तो पाई का जो मान होगा वो KC के इक्वल हो जाएगा। चूंकि ये नियतांक है और ये बराबर है, इसको हटा दूंगा तो यहां समानुपाती का निशान लग जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि किसी भी विलयन का जो परासरण दाब होता है वो उसके मोलर सांद्रता का समानुपाती होता है। कब होता है? जबकि उसका ताप जो है वो नियत होता है। नियत ताप पर प्रत्येक विलयन का जो परासरण दाब होता है वो उसके मोलर सांद्रता का समानुपाती होता है। इसे हम लोग परासरण दाब का नियम, परासरण दाब का नियम या फिर इसको वान हाफ का नियम कहते हैं, क्योंकि इसकी गणना वान हाफ जी ने किया था, भी बताया था आपको। वान हाफ के नियम के नाम से जानते हैं इसको। किसी भी विलयन का परासरण दाब जो होता है वो उसके मोलर सांद्रता का समानुपाती होता है, जबकि उसका ताप क्या हो? नियत हो। तो इस हिसाब से पाई समानुपाती C हुआ और पाई इक्वल टू हुआ CRT। अब ये जो CRT हुआ, इसके द्वारा हम लोग विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, तो पाई इक्वल टू CRT बताया। अभी C जो है मोलर सांद्रता होता है और मोलर सांद्रता जो है वो NB/V के इक्वल होता है। किसी भी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या जो होता है, मोलों की जो संख्या होता है, वही उसका मोलर सांद्रता कहलाता है। तो इसे सबसे इस मान को यहाँ रख दूं तो पाई इक्वल टू हो गया ये NB/V इंटू RT। लेकिन भाई N का जो मान होता है, मोलों की जो संख्या होता है, वो द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था। तो इसके हिसाब से यहाँ पे NB की जगह में हो जाएगा WB/MB हो गया। तो पाई इक्वल टू हो गया ये WB/MB इंटू V और ये हो गया RT। तो यहां से अगर MB की गणना करना हो तो पाई जो है वो एकांतर अनुपात कर दूंगा तो नीचे आ जाएगा। तो इस हिसाब से MB इक्वल टू हो गया ये WB इंटू RT बटे हो गया ये पाई V। तो ये जो सूत्र होता है, इस सूत्र की सहायता से हम लोग किसी भी जो विलयन होता है उस विलयन में विलेय का आणविक द्रव्यमान की गणना कर लेते हैं। WB, R, T और V का मान को रख करके। तो इस हिसाब से ये हुआ विलयन के परासरण दाब और विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान में इसका संबंध हुआ। तो इस प्रकार से हमने इस क्लास में जाना कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है, परासरण की क्रिया क्या होता है, परासरण दाब का नियम क्या होता है,
और किसी विलयन के प्रसारण दाब और विलेय के इसमें आणविक द्रव्यमान के बीच में क्या संबंध होता है, इसकी चर्चा हमने अभी किया। आगे की क्लास में फिर नया करेंगे। धन्यवाद।